हेलो दोस्तों, मैं सूरज कृष्णा डिजिटल स्कूल की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ द हार्ट टू स्टार्ट स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग और स्टार्ट क्रिएटिंग बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये बुक डेविड कार्डवी के द्वारा लिखी गई है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरा अगला वीडियो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर सिचुएशन को टैकल करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे और क्या करना है, इन सब का जवाब आपको मिलेगा इस बुक समरी द हार्ट टू स्टार्ट में, जिसके ऑथर हैं डेविड कार्डवी। इस किताब की बुक समरी में हम ये जानेंगे कि हम में किसी काम को करने की पूरी एबिलिटी और कैपेबिलिटी होने पर भी हम उस काम को करने की शुरुआत क्यों नहीं कर पाते, या फिर किसी काम को शुरू करने के बाद क्यों हम उसे बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं और क्यों हार मान लेते हैं। अक्सर आपने अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों या फिर अपने पार्टनर से ये कहते सुना होगा कि आप खाना बहुत अच्छा बना लेते हो, या फिर आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं। तब आपको ये महसूस जरूर होता होगा कि मुझे इस काम में और ज्यादा एक्सीलेंस हासिल करना चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर किसी काम को दूसरों से बहुत अच्छी तरह से करने की एबिलिटी हो और आपको इस बात का पता तब चलता है जब कोई आपको उस काम के लिए एप्रिशिएट करता है। ऐसा अक्सर हम सभी के साथ होता है। हम किसी भी काम को करने में दूसरों की तुलना में लाख गुना अच्छे होने पर आगे आने से केवल इसीलिए डरते हैं कि हम खुद अपनी एबिलिटीज पर डाउट करते हैं। लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, इस बात के बारे में बहुत ज्यादा सोच सोच कर अपने दिमाग के अंदर विचारों का एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा कर देते हैं और फिर उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर हम इंतजार करते हैं कि कोई हमें मोटिवेट करे। पसंद के किसी भी काम को शुरू करने या कोई ज्यादा रिस्क वाला काम शुरू करने से पहले हम सभी का दिमाग कुछ इसी तरह की हरकतें करके हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हर किसी की जिंदगी में केवल दो ही बातें हो सकती हैं और वो दो बातें हैं, हम या तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम अगर विश्वास करते हैं कि हम कर सकते हैं तो यकीनन हम उसे कर सकते हैं, और हमारा ये विश्वास कहता है कि हम नहीं कर सकते हैं तो हम उसे लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपना चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा हो, डेविड की इस किताब की बुक समरी को सुनने के बाद इस बात की पूरी गारंटी है कि आप अपने उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी हिम्मत को लगातार चार्ज करने के तरीकों के बारे में जानकर अपनी जिंदगी के हीरो या हीरोइन बन जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने स्माइली रबर बॉल देखा है? अरे हाँ, वही येलो कलर वाला बॉल जिस पर दो आंखें और स्माइल करते हुए होंठ की लकीरें बनी होती हैं। उस बॉल को हाथ में लेकर जब हम नीचे जमीन पर फेंकते हैं तो वो कुछ ऊपर तक उछलती है और वापस नीचे आती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी बचकानी बातें कर रहा हूँ, ये भी कोई बताने वाली बात है। रबर की बॉल को नीचे फेंकेंगे तो वो तो उछलेगी ही। आखिर नया क्या है इसमें? वैसे इस एक्टिविटी में नया तो कुछ नहीं है, लेकिन इसे एक नए नजरिए से देखा जाए तो बहुत कुछ नयापन है इसमें। उस बॉल को जितना ज्यादा फोर्स लगाकर जमीन पर फेंका जाता है वो उतनी ही ऊपर जाती है। दोस्तों, बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमारी अपनी जिंदगी के साथ और सपनों के साथ भी होता है। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर थोड़ा कुछ ही पाते हैं। हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उनको जितना मोटिवेशन देते हैं वो उतनी ऊंचाई तक उड़ान भरते हैं, और फिर हिम्मत वाला चार्जिंग खत्म होने पर हमारे सारे सपने रबर बॉल की तरह जमीन पर 10-12 बार टप्पा खाकर चुपचाप मन के एक कोने में छिपकर बैठ जाते हैं। कभी सोचा है आपने कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर हम अपनी जिंदगी में कोई काम शुरू करने के लिए एक अच्छे मौके की तलाश कर रहे हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि कौन सी ताकतें हमें पीछे खींच रही हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि जीवन में बार बार मिल रहे रिजेक्शन का ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठाया जाए। हमें यह भी जानने की जरूरत है कि हम अपने काम में सफल होने के लिए दुनिया से अलग हटकर और क्या कर सकते हैं। ये सब जानना एक तरह की आर्ट है, और ये आर्ट हम सब के अंदर होती ही है। हो सकता है हमारी ये आर्ट इस वक्त डीएक्टिवेट मोड में हो। हम इस बुक समरी में आगे बढ़ते हुए अपने अंदर की उस आर्ट को एक्टिवेट करने के तरीकों के बारे में जान ही लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए द हार्ट टू स्टार्ट के ऑथर डेविड ये कहते हैं कि जिंदगी में जब हमें बार बार लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़े तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं अपना काम करता रहूंगा या करती रहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो मेरे सिवाय कोई और कर ही नहीं सकता, और मैं ही इसे अच्छी तरह से
कर सकता हूं या कर सकती हूं। इस तरह का एटीट्यूड जब हम अपने अंदर कल्टीवेट कर लेते हैं तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज 1000 बार सफलता का स्वाद चख चुके इंसान की तरह हो जाती है। फिर हमारा इस तरह का एटीट्यूड ही हमें जिंदगी में बहुत आगे तक लेकर जाता है। रोज रोज के कामों में उलझे रहने पर इस बात को भूल जाना बड़ा ही आसान है कि हम बहुत स्पेशल हैं और हमारे अंदर दुनिया को देने के लिए एक ऐसा खजाना है जिस पर हक हमारे अलावा किसी और के पास नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहना हमारी जरूरत है ताकि हम अपनी उस स्पेशलिटी को दुनिया के सामने ला सके। आपके घर में पंखा तो हो गई, अगर उस पंखे का कैपेसिटर खराब हो जाता है तो क्या आप उस 200 रुपए के कैपेसिटर के लिए पूरा पंखा ही बदल देते हैं? मैं जानता हूं आपका जवाब नहीं ही होगा। एक छोटे से पार्ट के खराब हो जाने पर केवल उसे ही बदलने में समझदारी होती है। आजकल हमारे काम को आसान बनाने वाली हर छोटी बड़ी मशीन के पार्ट बड़ी ही आसानी से रिप्लेसेबल है। इसी बात को अपनी जिंदगी की बातों से कनेक्ट करते हुए ऑथर कहते हैं कि जॉब मार्केट में हर इंसान रिप्लेसेबल है। अगर किसी कंपनी से कोई मैनेजर रिजाइन करता है तो उसकी जगह उसी तरह की स्किल सेट रखने वाला कोई दूसरा इंसान उस मैनेजर की पोस्ट को संभाल लेता है। अगर थोड़ा स्मार्ट होकर आगे के कुछ वर्षों के बारे में सोचें तो ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मैनेजर की ये पोस्ट इंसान वर्सेस मशीन के बीच रिप्लेसेबल हो सकती है। बड़ा ही डरावना विचार है ये, है ना? लेकिन दोस्तों, इस बात को अगर दूसरे नजरिए से देखें तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे, लॉ ऑफ आर्ट की बात करते हुए मैं ये कौन से ट्रैक पर चला गया? मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूं। दुनिया के हर इंसान के द्वारा किया जाने वाला काम रिप्लेसेबल होता है और उस काम को करने वाला इंसान खुद भी। केवल एक ही चीज दुनिया में रिप्लेसेबल नहीं है और वो है इंसान के अंदर बसी हुई आर्ट, उसके अंदर बसी हुई उसकी क्रिएटिविटी। यहाँ फिर से बात करते हैं उस स्माइली रबर बॉल की जिसे हम इस एपिसोड की शुरुआत में जमीन पर फेंक चुके थे। उस बॉल के अंदर इतना ऊपर जाने की पोटेंशियल होती है जितनी उस पर फोर्स लगाया जाता है। वो पोटेंशियल तो हमारे अंदर भी होती है और उसका सोर्स हमारे अंदर की आर्ट और क्रिएटिविटी ही होती है। अपनी जिंदगी में काम तो हर कोई करता है, सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन जब किसी भी काम को हम अपनी क्रिएटिविटी से जोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है। आज तक दुनिया में जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं उसके पीछे इंसान की क्रिएटिविटी ही रही है। जब हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्रिएटिविटी केवल उन लोगों में ही होती है जो कलाकार किस्म के इंसान होते हैं। थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी हर किसी में होती है, जरूरत हमें केवल खुद को पहचानने की है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम जो पसंद करते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं और जो हमें पसंद नहीं है वो काम हमें मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा उसी काम से मिलता है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब के साथ अपनी पसंद के काम को करने के लिए अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस काम में बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं और जो सफल हो जाते हैं वो फिर दुनिया को कोई नया कॉन्सेप्ट दे जाते हैं। ये बातें सुनने में बहुत भारी जरूर लगती हैं, लेकिन हर किसी की जिंदगी में उसे सफलता की एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब हम अपने सपनों के लिए जीने की शुरुआत कर देते हैं तब से हम इस कीमत को चुकाना शुरू कर देते हैं। ये कीमत इंसान का समय होता है। आप तो जानते ही हैं कि हर किसी की जिंदगी में समय की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें इसी समय की कीमत चुकानी पड़ती है। हमें अपनी रूटीन लाइफ में से समय निकालकर अपने सपनों के लिए जीना होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ऑथर कहते हैं कि जिंदगी में सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है उसी वक्त से हम एक अजीब सी कश्मकश में जीने लगते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें खुशी तो मिल नहीं रही होती है और केवल पैसा कमाने के लिए अपनी खुशियों के साथ समझौता आखिर कब तक किया जा सकता है। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं और अपने सपनों को पाने और अपनी चाही गई जिंदगी को पूरी तरह से जी लेने के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी देती हैं। और दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि हकीकत इससे कहीं दूर होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी हो नहीं पाता है। सच तो यह है कि अगर आपके अंदर कोई आर्ट है या आप क्रिएटिव किस्म के इंसान हैं तो एक समय के बाद आपके लिए अपनी पसंद का काम छोड़कर कोई दूसरा काम करना बोझ बन जाता है। डेविड अपने अनुभवों को लेकर हमें कुछ ऐसी ही बात बताते हैं। डेविड इस किताब को लिखने से काफी पहले जब वो खुद अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे
तब की बात को हमारे साथ शेयर करते हुए कहते हैं कि 20 साल की उम्र में जब वो मिरर में खुद को देखा करते थे तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और फियरलेस महसूस करते थे। लेकिन जब उनको अपनी जिंदगी में कई बार वो काम करना पड़ा जो उन्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तब उनका सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हुआ। तब वो खुद को उस काम को करते हुए बहुत ही ज्यादा तनाव और लो कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन में फंसा हुआ पाते थे। उन्हें कोई अनजाना डर सताया करता था। वक्त बीतने पर उन्हें बार बार सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, तो उन्होंने खुद के बारे में ये पता किया कि अगर उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया तो फिर उनकी पूरी जिंदगी नापसंद काम को करते हुए बीत जाएगी और एक उम्र बीत जाने के बाद अफसोस करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तब डेविड ने पता किया कि कैसे अपने सपनों को हासिल करने के लिए अपनी पसंद के काम से जीवन जीने के लिए पैसा भी कमाया जा सकता है, और फिर उन्हीं तरीकों को आजमा कर वो अपनी पसंद का काम करते हुए आज बहुत खुश हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के प्रोसेस को आर्ट ऑफ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस से गुजरते हुए हम खुद से लड़ते हैं और हमारे आसपास की दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के साथ लगातार स्ट्रगल करने लगते हैं। तो क्या ऐसा करना ठीक है? क्या ये करना पागलपन तो नहीं है? मैं अगर सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? लोग मुझ पर हंसेंगे, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? कुछ इसी तरह के विचार और बातें हमारे मन के अंदर चलने लगती हैं, लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि ये बातें हमारे अंदर एक तरह का डर पैदा करती हैं। ऑथर कहते हैं कि अपने दिल की बातों को अनसुना करना किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता है। हेलन केलर के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। जी हाँ, मैं उसी हेलन केलर की बात कर रहा हूँ जो जन्म से अंधी, बहरी और गूंगी थी। शारीरिक कमी होने के बावजूद उसके अंदर फीलिंग्स थी, जिसका इजहार वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कर पाती थी। इसी वजह से बचपन में अपने पेरेंट्स और टीचर्स को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। हेलन केलर की जिंदगी में बदलाव तब आया जब उसकी जिंदगी में एनी सुलिवियन नाम की एक नई टीचर आई। एनी ने हेलन को सिखाया कि फीलिंग्स क्या होती हैं और उसे अपनी फीलिंग्स को मन से बाहर निकालना सिखाया। सुनने, बोलने और देखने की कैपेबिलिटी न रखने वाले किसी भी बच्चे को यह सिखाना बड़ी मुश्किल बात होती है। लेकिन एनी ने एक दिन हेलन का एक हाथ बहते हुए पानी में रखा और उसे दूसरे हाथ की हथेली पर वाटर लिखते हुए इस शब्द को अपने मुंह से बोला भी। हेलन ने अपनी टीचर के होठों पर हो रही हरकत को जाना और समझने की कोशिश की। कई बार ऐसा करने के बाद तब हेलन को ये पहली बार समझ में आया कि दुनिया में हर चीज का एक नाम होता है। हर नाम से एक नए विचार का जन्म होता है। जरूरत केवल उस चीज या उन विचारों को एक नए एंगल या परसेप्शन के साथ देखने की होती है, और इसी परसेप्शन को जान लेने के बाद हेलन की पूरी जिंदगी ही बदल गई। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है दोस्तों। जब हमारे अंदर आर्ट और क्रिएटिविटी को एक नाम मिल जाता है तो उसे एक्सप्रेस करने के रास्ते हम खुद ढूंढ निकालते हैं। खुद को पहचानने और जानने का सिर्फ एक तरीका यह है कि हम अपने अंदर की आर्ट का पता लगाएं और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर हकीकत बनाएं। आप रियलिटी में कौन हैं, इसका सबसे अच्छा एक्सप्रेशन आपके अंदर आपकी कला या आर्ट है। डेविड यहाँ उनकी एक दोस्त जोडी एटनबर्ग की जिंदगी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जोडी एक वकील थी और लंबे समय तक एक जैसा काम करके वो परेशान हो गई थी। इसी वजह से जोडी ने अपने प्रोफेशन से 1 साल का ब्रेक लेकर अपनी एक दोस्त के साथ दुनिया घूमने का प्लान बनाया। इसी के साथ अपने घूमने के अनुभवों को शेयर करने के लिए जोडी वक्त निकालकर एक ब्लॉग भी लिखने लगी। उस ब्लॉग में वो उन सब जगहों के बारे में बताती जो उसने देखी थी। अपने अनुभवों के आधार पर वो अपने ब्लॉग में लोगों को ट्रैवल प्लान करने की टिप्स भी देती थी। डेविड ने जोडी का इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि ट्रैवलिंग पूरी होने के बाद वो फिर से अपना वकील वाला काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब उन्हें ट्रैवलिंग कर ब्लॉग लिखकर ही पैसा मिलने लगा था और ये काम उनको अपने वकालत वाले काम से ज्यादा पसंद था। दोस्तों, जरूरत केवल एक शुरुआत करने की होती है, रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं। आप भी अपने पैशन को पहचान कर कुछ इसी तरह की नई शुरुआत कर सकते हैं, तो देर किस बात की है। पर दोस्तों, एक बात यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए या अपनी पसंद का कोई काम करने के लिए हमें हमारे अभी के काम को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें शुरुआत कम से करनी चाहिए।
कहने का मतलब यह है कि हम पैसा कमाने के लिए फिलहाल जो काम कर रहे हैं उसे पूरे मन से करते रहने के साथ अपने पसंद के काम के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त देना शुरू करें। जैसे जैसे हमें अपने पसंद के काम से पैसा मिलना शुरू होने लगे तो हमें उस तरफ अपना ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत इसी तरह से होती है, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस शुरुआत में और भी कई ऐसी दिक्कतें आएंगी जो वापस मुड़ जाने के लिए बार बार कहेंगे। आप इस बात के बारे में थोड़ा और सोचिए। ईगो बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन दोस्तों संभल जाइए, क्योंकि ये जितना छोटा है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। हर किसी में थोड़ा बहुत ईगो जरूर होता है। ईगो को अगर सही तरह से मैनेज नहीं किया जाए तो ये किसी की भी जिंदगी को तबाह करने की ताकत रखता है। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं वो अंदर से बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं। ईगोइस्टिक लोगों में सेल्फ एक्सेप्टेशन की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी की सच्चाई को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं और वहीं से जिंदगी का रास्ता मुश्किल बनना शुरू हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो ईगो का काम खुद को यानी हमें नुकसान से बचाना है। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हम अपने आसपास सुरक्षा का एक घेरा बना लेते हैं, जो हमें झूठी दिलासा देने का काम करता है। अगर हम ये दिखावा करते हैं कि हम दूसरों से ज्यादा बेटर हैं तो लोग हमें सुपीरियर समझकर हम पर विश्वास कर सकते हैं, पर वो विश्वास लंबे समय तक नहीं टिकता है। बाद में इसका बुरा असर हमारे रिश्तों पर जरूर पड़ता है। कुल मिलाकर हमारा ईगो हमारे चारों तरफ एक कंफर्ट जोन बनाने का काम करता है, जो फिर हमारे लिए ही डेडली साबित होता है। वैसे एक बात यहाँ पर नोटिस करने लायक है, और वो ये है कि जो लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं उनके पास दूसरों की आलोचना करने का समय होता ही नहीं है। आलोचना करने में समय बर्बाद केवल वो ही लोग करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस का स्वाद चखा नहीं होता है, और उनके पास ऐसा करने के लिए समय ही समय होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो जब कभी ऑफिस में काम कम होता है तो लोग अक्सर अपना समय गॉसिप करने में बिताते हैं। गॉसिप करने से मजा जरूर आता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ज्यादातर लोग ऐसा क्यों करते हैं और क्यों गॉसिप करने में उन्हें मजा आता है? ऑथर इसके पीछे का रीजन समझाते हुए कहते हैं कि अपने से कम एबिलिटी वाले लोगों या हम जो काम नहीं कर सकते और दूसरे कर लेते हैं तो उसके बारे में बातें बनाने से इंसान का ईगो उसके आसपास कंफर्ट जोन को बनाए रखता है, और वो इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट न करके अपने ही कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। इसीलिए अक्सर लोगों को गॉसिप करना अच्छा लगता है और इसी में वो अपना टाइम वेस्ट कर कुछ नया करने की सोच भी नहीं पाते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने ईगो को लेकर ऐसा कहा था कि हमारा ईगो हमारे लिए डेडली साबित हो सकता है। तो इस बात को प्रूव करते हुए ऑथर ये कहते हैं कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करने का विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना ईगो ही हमें ऐसा करने से मना करने को कहता है। जैसे कि ऑथर ने पहले ही बताया कि जो लोग इगोइस्टिक होते हैं वो अंदर से डरे हुए होते हैं और खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। इसीलिए हमारा ईगो कई बार हमें नई शुरुआत करने से रोक लेता है, क्योंकि वो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देना चाहता है। जिंदगी में हर नई शुरुआत करने पर ऐसा होता ही है। कोई भी नया काम शुरू करने के बाद हमें कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है, लोगों की आलोचना का शिकार होना पड़ता है। तब हमारी खुद की लड़ाई अपने आप से और अपने ईगो से होना शुरू हो जाती है। समय के साथ इसी बात की वजह से हमारी टेंशन बढ़ती जाती है। दुनिया का कोई भी इंसान खुद के और अपने ईगो के बीच परफेक्ट अलाइनमेंट आज तक नहीं कर सका है। लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान की तरह हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा ईगो हम पर किस हद तक कंट्रोल कर रहा है। हमें अपने अंदर ये स्किल डेवलप करनी होगी ताकि हम जब चाहें तब अपने ईगो से जुड़ी हुई समस्याओं को फिक्स कर सकें। अक्सर होता यह है कि किसी काम को गलत होने पर हम दूसरों पर उसका दोष देने लगते हैं। जॉब में इस तरह का ब्लेमिंग गेम बहुत होता है। हर कोई अकाउंटेबल होने के बावजूद भी गलतियों की पोटली का बोझ अपने सिर पर रखने से बचना चाहता है। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन इस बात पर इस तरह से सोचें कि अगर हम खुद ही अपने बॉस हैं तो फिर अपनी गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, क्योंकि तब हम किसी और की को गलतियों के लिए ब्लेम कर ही नहीं सकते। वैसे प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा ईगो हमें कोई भी नुकसान होने से बचाने की कोशिश करता है और इसी एक वजह से इंसान टीम में किए गए काम में होने वाली गलतियों को अपने सिर न लेकर दूसरों पर ब्लेम करने की कोशिश करता है।
हमारा ईगो हमें नई शुरुआत करने से रोकने की हर कोशिश करता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने ईगो से दूर जाने के लिए एक ऐसी एनर्जी की जरूरत होती है जो हमें इससे दूर ले जा सके। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे किसी रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए पृथ्वी के लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जाना पड़ता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि हमें अपने ईगो से दूर जाने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन कैसे हम अपने ईगो को हटाकर मोटिवेट हो सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुटे रह सकते हैं? कि जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की ठान लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम बिना रुकावट के मंजिल की तरफ चले जाते हैं। बीच रास्ते में हमारी गाड़ी अटकती है और तब हमें मोटिवेशन नाम के फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इस फ्यूल को पाने के कई सोर्स हो सकते हैं, लेकिन पहले बात कर लें कि हमारी जिंदगी में आने वाले ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल हैं जो हमारे इस फ्यूल को बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। हम जब भी कोई नया काम करने का डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने समय की कमी होने की बात आती है। आजकल की इतनी बिजी लाइफ में किसी के पास इतना वक्त ही कहाँ होता है कि वो कुछ अलग करने की सोच सके, और सोच भी लें तो उसे करने के लिए इतना सारा वक्त कहाँ से लेकर आएं। पूरे दिन में हमारे पास टोटल 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में से 1 मिनट भी कम या ज्यादा सक्सेस और अनसक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में नहीं होते हैं। इस दुनिया में सभी को उनकी जिंदगी को जीने के लिए एक सही समय मिलता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस वक्त का यूज कैसे करते हैं। 24 घंटों में से 12 घंटे तो सोने और थोड़े बहुत रोज के कामों में निकल जाते हैं। बचे हुए 12 घंटों में से 9 से 10 घंटे जॉब में निकल जाते हैं। फिर भी हम अगर अपने समय का ठीक से हिसाब रखें और उसे अच्छी तरह से मैनेज करें तो हमें रोज कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तो खाली जरूर मिलते हैं। लेकिन हमारा ध्यान इस तरह के कैलकुलेशन पर बिल्कुल भी नहीं जाता है और हम हमेशा वक्त की कमी होने का रोना रोते हैं। यही एक बड़ा सवाल हमारी शुरुआत को शुरू होने से पहले रोक देता है और इसी तरह के विचारों में हम अपना सारा मोटिवेशनल फ्यूल खत्म कर देते हैं। लेकिन एक मिनट दोस्तों, हम सभी के पास एक और मोटिवेशनल फैक्टर है जिसका अगर हम सही यूज करें तो वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं अपने अंदर की क्यूरियोसिटी की। ऑथर हमें बताते हैं कि जब हम अपनी क्यूरियोसिटी के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट होना सीख जाते हैं तो ये हमें नई शुरुआत कर आगे बढ़ने में हमेशा मदद करती है। किसी भी क्रिएटिव काम को करने के लिए हमारा क्यूरियस होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी बात को जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं तो हम रोज कुछ नया नया सीखते हैं और जैसे जैसे हम नई नई स्किल्स डेवलप करते जाते हैं हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है और हमारे आगे बढ़ने की गति और तेज हो जाती है। यही रीजन है कि जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफल होते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। नया सीखना जिंदगी की मजबूरी नहीं है, बल्कि आज के समय में यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत भी है। किसी भी जॉब में इंसान अगर कुछ नया नहीं सीखता है और लगातार सालों तक एक ही तरह का काम करता रहता है तो इससे उसकी प्रोग्रेस के रास्ते बंद होने शुरू हो जाते हैं। डेविड क्यूरियोसिटी से कनेक्ट होने की बात के बारे में और ज्यादा विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी क्यूरियोसिटी कम होती जाती है। हम अपनी पास्ट में डेवलप की हुई स्किल्स का यूज करके अपना काम करना सीख जाते हैं और वैसा ही लगातार करते जाते हैं। ऐसा करते हुए क्यूरियोसिटी से हमारा कोई कनेक्शन नहीं रह जाता है। लेकिन जब हम अपनी स्किल्स का यूज करके अपना काम करने के साथ उस काम से कुछ और नया सीखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी क्यूरियोसिटी से कनेक्टेड हैं। याद रखें दोस्तों, हमारी क्यूरियोसिटी हमें वहां तक ले जा सकती है जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत ही बढ़िया फ्यूल है और इससे बेस्ट फ्यूल सेल्फ स्टार्ट के लिए हो ही नहीं सकता है। अगर इसे आपने सही से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपनी क्यूरियोसिटी से कनेक्ट रहना जान लिया तो आपकी क्रिएटिविटी दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो जाएगी। क्यूरियोसिटी से कनेक्ट होने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसके लिए हमें केवल इतना ही करना होता है कि जिस किसी भी सब्जेक्ट या फील्ड में हमारा इंटरेस्ट हो हम उसके बारे में नया कुछ जानते और सीखते रहें। एग्जाम्पल के लिए अगर गार्डनिंग आपकी हॉबी है तो आप YouTube पर अवेलेबल गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखकर इसके बारे में काफी कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी इस हॉबी को पैसा कमाने का सोर्स भी बना सकते हैं। करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आज से 30 साल पहले किसी ने सोचा था क्या कि हमें अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
और घर बैठे ही हम ऑनलाइन सब कुछ मंगा सकेंगे। तो दोस्तों, हम में से ऐसा किसी ने नहीं सोचा हो, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी से अच्छी तरह कनेक्टेड रहे लोगों ने इस बारे में जरूर सोचा होगा। और उसी का नतीजा है कि हमारे चारों तरफ खरीदारी करने के लिए आज कई तरह की ऑनलाइन ऐप्स मौजूद हैं। केवल एक आइडिया ही दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन उस आइडिया को दुनिया तक पहुंचाने की ताकत वही रखता है जो लगातार सीखते रहने के प्रोसेस से गुजरता है और क्यूरियोसिटी को अपना मोटिवेशन फैक्टर बनाए रखता है। लोगों की बदलती जरूरतें और आदतें जब आपके आइडिया के साथ मैच हो जाती हैं, तो उसी टाइम वो आइडिया वायरल हो जाता है। और दोस्तों, ये सब इतनी आसानी से नहीं होता और न ही सबके साथ हो पाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि लोगों की जरूरतें और हमारा आइडिया मैच हो। इसका जवाब देते हुए ऑथर बताते हैं कि ये सेंस डेवलप करने के लिए हमें अपने अंदर की आवाज का पता लगाकर उसे सुनना बहुत जरूरी है। मजेदार बात तो यह है कि ये आवाज लगातार हमारे दिमाग में उठती रहती है, लेकिन हम उतने ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं कि अपनी इस आवाज को सुन सकें। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे ही सवाल पूछते हैं कि भारी भरकम सा बैग उठाते हुए कभी आपको ये ख्याल नहीं आया था कि बैग में पहिए लगे होते तो कितना अच्छा होता, या फिर गर्मी ज्यादा लगने पर ऑटोमेटिक ही फैन या एसी का स्विच ऑन हो जाए? आया होगा, लेकिन यकीनन उस वक्त इसे एक वाहियात आइडिया मानकर मेरी तरह आप भी अपने रास्ते आगे बढ़ गए होंगे। और जिसने भी इस आइडिया को अपनी क्यूरियोसिटी के साथ कनेक्ट कर पूरे आइडिया को एक नए इन्वेंशन में बदल दिया, तो लोगों की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क आ गया। ऐसा नहीं है कि जो आइडिया हमें आता है वो दुनिया के किसी इंसान को नहीं आता। ऐसा होना पॉसिबल है कि एक ही आइडिया एक ही समय में कई लोगों के दिमाग में आए। जो लोग अपने अंदर की आवाज को सुन लेते हैं वो कुछ नया कर जाते हैं। लोग हमेशा उगते सूरज की ही पूजा करते हैं। उसी सूरज के डूबते वक्त तो कई लोगों को उदासी भी घेर लेती है। इसलिए ऑथर हमें ये बार बार कहते हैं कि हमें लगातार चमकते रहने के लिए अपने अंदर फ्यूल की क्वांटिटी को एक लेवल तक बनाए रखना होगा। तो दोस्तों, आपको अभी तक ये समझ आ ही गया होगा कि मोटिवेशन हमारी लाइफ में कितनी जरूरी है, या यूं कहें कि जैसे दुनिया में जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड रहती है, वैसे ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए मोटिवेशन की नीड होती है। जिस तरह से पेट्रोल को अपनी गाड़ी के टैंक तक लाने के लिए उसे पंप की जरूरत पड़ती है, उसी तरह हमें अपने अंदर मोटिवेशनल फ्यूल को जमा करने के लिए एक पंप की जरूरत पड़ती है। और वो पंप भगवान हर किसी इंसान के शरीर में पहले से ही फिट करके भेजता है। जी हाँ, मैं अपने हार्ट की ही बात कर रहा हूँ। हमारे हार्ट का काम हमारे शरीर में सभी अंगों में केवल साफ खून पहुंचाने का ही नहीं है, ये तो उसका प्राइमरी जॉब है, लेकिन इसके अलावा वो हमारे इमोशंस पर भी रिएक्ट करना जानता है। जब हम कुछ नया सीखने या नई शुरुआत करने के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो उस वक्त हमारे हार्ट की धड़कनें कुछ अलग अंदाज में चलने लगती हैं। शायद आपने ये महसूस किया हो कि जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो दिल में एक धुकधुकी सी लगी रहती है। ये पहला काम जॉब में हमारा पहला दिन भी हो सकता है और शादी के बाद पहली रात भी। हमारी हार्ट बीट से ही हम ये पता कर पाते हैं कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उससे हम कितना ज्यादा कनेक्टेड हैं और कॉन्फिडेंट हैं। हम अपने उस काम से जितना ज्यादा कनेक्टेड होंगे, हम अपने अंदर उतनी ही ज्यादा शांति महसूस करेंगे। और इसका अनुभव हमारे से कनेक्टेड हर इंसान को तो होगा ही, साथ ही उन इंसानों को भी होगा जो हमारी आर्ट, हमारी क्रिएटिविटी या हमारे काम से कनेक्टेड हैं। ये बात सुनने में कुछ ना समझने जैसी लग रही होगी, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप जब अपने पसंदीदा हीरो की कोई फिल्म देखते हैं या अपनी पसंदीदा कोई नॉवेल पढ़ते हैं, तो क्यों उसमें बताई गई बातों से कनेक्ट होकर इमोशनल हो जाते हैं। फिल्म तो एक ड्रामा ही होती है और नॉवेल में तो शब्दों के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, तो फिर हम कैसे उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। द हार्ट टू स्टार्ट के ऑथर डेविड कहते हैं कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फिल्म का किरदार अपनी पूरी क्यूरियोसिटी के साथ उससे कनेक्ट होता है और नॉवेल का ऑथर नॉवेल लिखते वक्त अपने सारे इमोशंस उसमें डाल देता है। जब क्रिएटर खुद अपने काम को एंजॉय करता है, तभी उस काम को देखने वाले या उससे किसी भी तरह से जुड़े लोग खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर पाते हैं। ये बातें हमें सभी पर लागू होती हैं, और अगर हम कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं या कोई नया इन्वेंशन दुनिया को देने की तैयारी में हैं, तो हमें खुद को पहले उससे उसी तरह का कनेक्शन महसूस करना होगा जो हम बाकी लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं।
और हमें ये पूरी उम्मीद होती है कि हम सफल जरूर होंगे। लेकिन यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि हमारा काम कोई सा भी हो, उसकी सफलता केवल हम पर भी निर्भर नहीं होती है। हमारे उस काम को सफल बनाने में दूसरे लोगों का भी थोड़ा सा हाथ तो होता ही है। बेशक हमारे काम में हमारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, लेकिन बिना करेक्शन और क्यूरियोसिटी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह क्यूरियोसिटी हमारे लिए फ्यूल का काम करती है और किस तरह हमारा उसके साथ कनेक्शन हमें और लोगों से जुड़ने में मदद करता है। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए हमें केवल शुरुआत करने की जरूरत होती है। जब हम किसी भी काम को दिल से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ने के लिए रास्ते हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। घर बैठे बैठे दुनिया की सैर नहीं की जा सकती है, उसके लिए हमारा घर से बाहर निकलना जरूरी होता है। ठीक इसी तरह जब हम एक नई शुरुआत करने की ठान लेते हैं तो उसे किसी भी हालत में शुरू करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तकलीफें हर किसी की जिंदगी में आती हैं और चली भी जाती हैं। जो उन तकलीफों का सामना कर चलना छोड़ता नहीं है वो कोई ना कोई मुकाम जरूर हासिल कर ही लेता है। आपने जेके रोलिंग की किताब हैरी पॉटर के बारे में तो सुना ही होगा। जेके रोलिंग जब ये किताब लिख रही थी तब उनके पास पैसे कमाने के लिए कोई जॉब नहीं थी और न ही उनके पास इतना पैसा था कि वो बिना जॉब के अच्छी जिंदगी जी सके। उसी वक्त उनकी मम्मी की डेथ हुई, उनका डिवोर्स हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी की गई शुरुआत को बीच रास्ते में हरगिज नहीं छोड़ा। तकलीफों को उठाते हुए जेके रोलिंग का लगातार चलते रहने का नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कोशिश करने पर दुनिया में फेमस हो जाने जितनी सफलता हासिल कर ले, लेकिन दिल से शुरुआत करने पर छोटी छोटी सफलता के रास्ते बड़ी आसानी से खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। बड़े लोग भी बड़े होने से पहले हमारी तरह ही स्ट्रगल कर रहे थे। हम में और उनमें केवल एक ही फर्क है और वो ये है कि उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनने में देर नहीं की और उसे सुनने के बाद नई शुरुआत बड़ी जल्दी ही कर दी। फ्रेंच नॉवेलिस्ट एनातोले फ्रांस ने एक बार एक बात कही थी कि किसी भी अच्छे काम को शुरू करने के लिए सपने देखने के साथ साथ उसे वक्त रहते शुरू करना भी जरूरी है। सपने तो हम सभी देखते हैं और कुछ सपनों को लेकर उनके पूरा होने की हमारी कोई उम्मीद भी नहीं होती है, पर कोई भी इंसान सपने देखना नहीं छोड़ता है। ऑथर अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि उस वक्त उनकी उम्र कोई 10 साल की रही होगी जब पहली बार उनके दिमाग में कोई किताब लिखने का विचार आया था। उन्होंने उस वक्त अपने मन की बात जब अपनी मम्मी को बताई तो उनकी मम्मी ने अपना टाइपराइटर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और वहां से चली गई। डेविड को उस वक्त अपनी मम्मी का ये बिहेवियर समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने बिना कुछ सोचे टाइपराइटर की मदद से टाइप करना शुरू किया। एक समय की बात है और उसके बाद वो आगे कुछ नहीं लिख पाए। 10 साल की उम्र का ये अनुभव वैसे तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता, लेकिन डेविड इसे हमसे शेयर करने का कारण बताते हुए कहते हैं कि जब हम कोई नई शुरुआत करने का फैसला कर उसे शुरू करने की शुरुआत कर देते हैं तो पहले कुछ दिनों में हम सभी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़कर रास्ते में अटक जाते हैं। ऑथर इसे बिना अनुभव के खुद ही मकान बनाना कहते हैं। जब आपकी अपनी जिंदगी में हमने कभी एक ईंट भी नहीं उठाई होती तो सीधी सी बात है कि बिना अनुभव के कोई काम शुरू किया जाता है तो उसमें दिक्कतें बहुत ही ज्यादा आती हैं। हमने अपने ख्यालों में कुछ और सोच कर रखा होता है और हकीकत में होने कुछ और ही जा रहा होता है। हम 300 पेज की पूरी एक किताब लिखना चाहते हैं और हकीकत में अपनी जिंदगी में हमने 4 लाइन के ईमेल के सिवाय कुछ और लिखा ही नहीं होता है। हम शॉर्ट फिल्म शूट करना चाहते हैं, लेकिन फेसबुक पर वीडियो शेयर करने के अलावा हमारा शूटिंग से कोई और नाता ही नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बिना अनुभव के हम कुछ नहीं कर सकते। अनुभव तो किसी काम को पहली बार करने के बाद ही आता है, लेकिन इस तरह शुरू करने से केवल 2 चीजें होती हैं। या तो हम दिन में खुली आंखों से सपने देखते रह जाते हैं और शुरुआत नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी तरह से शुरुआत करने के बाद हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। जब कोई बच्चा चलना सीख रहा होता है तो वो बार बार गिरने पर हार नहीं मान लेता है। 1 बार 2 बार 100 बार गिरने पर भी वो गिरने का मजा लेता है और चलने की कोशिश करता है, तभी तो वो चलना सीख पाता है। एक बार शुरुआत हो जाने पर सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। जब हम दिन में सपने देखना शुरू कर देते हैं तो ऐसा करने से भी हमें एक तरह की खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है और इसका नतीजा ये होता है कि हमें अपने काम को टालने की आदत पड़ जाती है और हम उसे कभी शुरू कर ही नहीं पाते। हमारा ईगो हमें बेवकूफ बनाता है कि हमें इस काम को शुरू करने के लिए और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है या फिर अभी शुरुआत करने का सही वक्त नहीं है।
और होता क्या है कि हम महीनों या सालों तक दिन में सपने देखना चालू रखते हैं। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है और हर इंसान को अपनी जिंदगी में सपने देखते रहना चाहिए। सपने देखते वक्त हमें इतना इंश्योर जरूर करना चाहिए कि हम केवल सपनों में ही महल खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि इसे एक दिन जीवन की हकीकत जरूर बनाएंगे। और क्या आप जानते हैं कि वो एक दिन हमारी जिंदगी में कब आता है? वो एक दिन अभी इसी वक्त आ चुका है। सपने देखकर हम खुद को अच्छी तरह से मोटिवेट कर चुके हैं और अब उन सारे सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर बिना अनुभव के अच्छी शुरुआत कैसे की जाए। ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी सारी क्षमताओं से आगे जाकर सपने देखने चाहिए। 1 और 1 2 भी होते हैं और 11 भी होते हैं। ऑथर हमें 1 और 1 मिलाकर 11 होने की सलाह देते हैं। मतलब हम जो कर सकते हैं उससे और ज्यादा करने की चाहत और तैयारी रखने की एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम 300 पेज का नॉवेल लिखना चाहते हैं तो हमें शुरुआत शॉर्ट स्टोरी लिखने से करनी चाहिए। अगर हम अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो पहले फ्रेंड्स और फैमिली के बीच घर से ही इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऑथर के कहने का मतलब यह है कि सपने देखने की शुरुआत करने के साथ ही हमें उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तैयारी के साथ छोटे स्तर से शुरुआत कर देनी चाहिए। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ही दिन में खड़ी नहीं कर ली थी। उसकी शुरुआत उन्होंने थोड़ी से ही की थी और उनके लगातार चलते रहने का नतीजा यह है कि आज रिलायंस का नाम बच्चा बच्चा जानता है। जब किसी काम को शुरू करने की बात आती है तो दिक्कत सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की आती है। अगर हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें अपनी अभी की जॉब करते हुए करनी होती है, क्योंकि जिंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना भी बहुत जरूरी है। अब एक साथ 2 काम करने पर दोनों के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऑथर इस बात को लेकर कुछ इस तरह से कहते हैं कि समय निकाल पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑथर अपना अनुभव शेयर करते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने किताब लिखने का फैसला लिया तो उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल समय की कमी की ही थी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपनी डेली रूटीन पर ध्यान देना शुरू किया तो पाया कि दिन का तकरीबन 1 से 2 घंटा वो अनप्रोडक्टिव काम करने में ही वेस्ट कर देते थे। उन्हें अपने काम से जब भी समय मिलता वो फेसबुक चेक करने बैठ जाते और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने फेसबुक के साथ कितना समय बिता दिया है। ऑथर अपनी इस आदत को बदलना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करना मुश्किल जान पड़ रहा था। तब उनके एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि जब उन्होंने किताब लिखने का मन बना ही लिया है तो उनको अपना समय किताबों को पढ़ने में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑथर को अपने दोस्त की यह सलाह अच्छी लगी और उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट करना भी शुरू किया। शुरुआत में उन्हें ऐसा करना बोरिंग लगा और बीच बीच में टाइम पास करने के लिए वो फेसबुक भी चेक करते रहे। जैसे जैसे ऑथर ने किताबों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया तो उन्हें फिर फेसबुक देखने का वक्त तक नहीं मिलने लगा। डेविड इसी बात पर आगे कहते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते रहना कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन जब ये आदत एडिक्शन बन जाए तो इससे बच पाना मुश्किल होता है और ये एडिक्शन ही हमारा सारा प्रोडक्टिव टाइम खत्म कर देती है। अपनी रुचि या काम के अनुसार जब हम अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट करने लगते हैं तो इसका रिजल्ट हमें जरूर मिलता है और बड़ी जल्दी ही मिलता है। आपको लग रहा होगा कि ये सारी बातें कहने और सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इसे हम करने बैठते हैं तो पता चलता है कि ये कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है। बात तो सही है, पर डिफिकल्टी के बिना कोई भी बड़ा काम हो पाना पॉसिबल नहीं है। हमारे सपने जितने बड़े होंगे हमारे रास्ते में डिफिकल्टीज भी उतनी ही ज्यादा आएंगी। आज के समय में किसी भी काम को शुरू करने में सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ हमारे मोबाइल को लेकर होती है। हम सभी सोशल मीडिया से थोड़े बहुत एडिक्ट तो हैं ही। काम हो या ना हो फिर भी हम अपनी उंगलियां मोबाइल पर घुमाते रहते हैं। हमने इस बुक समरी के पिछले एपिसोड में वक्त की कमी के बारे में बातें की थी। तो दोस्तों, हमारे पास जो 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं वो सोशल मीडिया पर खर्च हो जाते हैं और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ऑथर हमें ये बार बार और कई बार कहते हैं कि हमें टाइम का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सारी बातों का सार यही है कि हमें अपनी लाइफ की टाइम किलर एक्टिविटीज को पहचान कर उनसे दूर रहना सीखना होगा। तभी हम कुछ नया सीखने या नया करने के लिए अपने पुराने काम को करने के साथ समय निकाल पाएंगे। दुनिया में किसी भी इंसान के पास समय की कमी नहीं होती है। कमी होती है तो उसे ठीक से मैनेज करने की समझ की। दोस्तों, आप अभी तक ये तो समझ ही गए होंगे कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कहीं ये कहावत तो सुनी होगी कि समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। वक्त हर किसी की लाइफ में फिक्स्ड है, बस वो हमारे ऊपर ही है कि हम उन 24 घंटों का यूज कैसे करते हैं।
और जब हमें ये टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाता है तो हम अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते में एक और लेवल अप हो जाते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को शुरू करने के कुछ समय के बाद ये महसूस होता है कि हम कहीं स्टक हो गए हैं। ऐसा अक्सर किसी भी क्रिएटिव काम को करते वक्त होता है। ऑथर एक बार शुरुआत कर लेने के बाद किसी भी काम को कंटिन्यू रखने के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि कोई भी काम वन गो में कर लेने के माइंडसेट से हमें दूर रहना चाहिए। कई बार हम केवल काम की क्वांटिटी को देखकर ही घबरा जाते हैं और उस काम को बीच में छोड़ देते हैं या शुरू ही नहीं कर पाते हैं। हम अपने ही घर परिवार से एक एग्जाम्पल उठाकर देखते हैं। सुबह उठते ही घर की औरतों को कम समय में कितना ज्यादा काम करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना, उनके लिए नाश्ता बनाना, फिर अपने पति के लिए चाय नाश्ता तैयार करना, बच्चों और पति के जाने के बाद घर के बाकी काम निपटाना, और अगर वो खुद भी जॉब करती हैं तो खुद ऑफिस जाने की तैयारी करना। ये सारे काम निपटाना किसी भी औरत के लिए बहुत ही कम समय का टास्क होता है। आप कह सकते हैं कि बहुत से बहुत 2 या 3 घंटे। अगर कम समय में बहुत सारे काम करने की लिस्ट देखकर कोई भी औरत परेशान हो जाए तो वो ये सारे काम कभी कर ही नहीं पाएगी और न ही रात को अगली सुबह इन सभी कामों को करने की चिंता में सो पाएगी। पर ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। हर घर परिवार की औरतें टाइम मैनेज करना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और कई बार तो वो एक ही काम को करने के साथ कई छोटे मोटे काम भी निपटा लेती हैं। यहाँ ये एग्जाम्पल बहुत ही सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ दिया गया है। अगर आपको अपने नए काम को शुरू करने के लिए टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है या एक शुरुआत करना ही आपको बहुत बड़ा भारी काम लग रहा है तो 2 मिनट वक्त निकालकर आप अपने घर को संभालने वाली आपकी मम्मी या वाइफ से इस बारे में बात कर लें। आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में उनसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं सिखा सकता है। ऑथर भी हमें यही कहते हैं कि काम की शुरुआत हमें पूरी प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। पहले हमें उस काम को छोटे छोटे माइलस्टोन में बदल लेना चाहिए और हर एक माइलस्टोन पूरा होने पर खुद की तारीफ भी करनी चाहिए। ऐसा करते रहने से हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। डेविड आगे कहते हैं कि जब उनके पास जॉब नहीं था और उनके सपने बड़े बड़े थे तो उन्होंने अपने सपनों को लेकर शुरुआत करने की ठान ली। उन्होंने ब्लॉग लिखना शुरू किया, लेकिन जब वो अपने पहले ब्लॉग की पोस्ट लिखने के लिए बैठे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या लिखा जाए। उन्हें शुरुआत किसी भी कीमत पर करनी ही थी। उन्होंने अपने मन में जो उस वक्त आया वो लिखना शुरू कर दिया और अपनी पहली ब्लॉग पोस्ट पूरी की। ऑथर कहते हैं कि उनके अनुसार वो उनकी सबसे घटिया पोस्ट थी, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की थी कि उन्होंने शुरुआत कर दी थी। एक बार शुरुआत करने का नतीजा उन्हें बहुत जल्दी ही नजर आने लगा। इस शुरुआत को करने 6 महीने के बाद ही उन्हें अपनी मनचाही जॉब मिल गई और अपनी पहली ब्लॉग पोस्ट लिखने के 6 साल बाद उन्हें किताब लिखने का पहला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसीलिए अपने इस अनुभव के आधार पर ऑथर बार बार हमें यह कहते हैं कि शुरुआत कैसी भी हो एक बार कर देनी चाहिए। डेविड आगे कहते हैं कि हम सभी जो क्रिएटिव काम करते हैं हम सभी उस काम से दिल से जुड़े होते हैं क्योंकि ऐसा करना हमें अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ ये रियलिटी भी एक्सेप्ट करना जरूरी होती है कि किसी भी क्रिएटिव काम में सेटिस्फेक्शन या मनचाही सफलता मिलने में सालों बीत जाते हैं, पर सालों बाद जब वो काम लोगों की नजर में आता है तो हमारा वही काम हमें जमीन से उठाकर आसमान पर लेकर चला जाता है। ऑथर आगे बताते हैं कि ज्यादातर क्रिएटिव लोग अपने काम में हमेशा परफेक्शन देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार इसी परफेक्शन की जिद के कारण वो काम शुरू ही नहीं हो पाता है। अगर हम किसी काम को करने की शुरुआत ही नहीं करते हैं तो समय के साथ उसे और ज्यादा बेटर बनाने की उम्मीद भी वहीं खत्म हो जाती है। इसीलिए इस बात को भी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि किसी काम में परफेक्शन समय के साथ ही आता है। एक दिन में सपनों का महल खड़ा नहीं किया जा सकता और न ही एक साथ थाली में परोसी हुई सारी चीजें खाई जा सकती हैं। हर किसी काम या बात को थोड़ा सा समय देना पड़ता है, तब जाकर कहीं हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाते हैं कि हाँ, अब हम इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऑथर का खुद का यह अनुभव है कि जब उन्होंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत की थी तब शुरुआत की काफी सारी ऐसी पोस्ट थी जो कचरे में डाल देने जैसी थी। डेविड खुद अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन अपने काम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उन्होंने खराबी सही लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। काफी कोशिश के बाद ही वो अपना नाम सफल ब्लॉगर की लिस्ट में जोड़ पाए। वर्ल्ड फेमस ऑथर हेमिंगवे ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि एक पेज के मास्टरपीस को लिखने के लिए वो कई बार 90 पेज लिखकर उसे कचरे की पेटी में डाल देते थे।
किसी भी काम में परफेक्शन प्रैक्टिस से आता है और प्रैक्टिस करने की आदत डालनी पड़ती है। एक बार अगर हम खुद को परफेक्शन ना देने की वजह से रोक लेते हैं तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम फ्यूचर में भी ऐसा ही करेंगे और कभी अच्छी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। काम की शुरुआत कर लेने के बाद परफेक्शन भी समय के साथ आ ही जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में अपने काम और परफेक्शन को लेकर परेशान हो रहे हैं तो इस परेशानी को दूर करने का एक ही रास्ता है और वो है लगातार कोशिश करते रहना। लगातार कोशिश करने पर छोटा सा बच्चा एक न एक दिन खुद ही अच्छी तरह से बिना किसी सहारे के चलना सीख ही लेता है। अगर छोटा सा बच्चा कोशिश कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए अपने सपनों को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोशिश करते रहना चाहिए। अच्छी हो या बुरी हो, प्रैक्टिस से इंसान में परफेक्शन आता है। इसीलिए सपनों के महल में बैठने के लिए आपको कोशिश की ईंटें तो जमानी ही पड़ेंगी और उसे टाइम के सीमेंट के साथ जोड़ना भी पड़ेगा, ताकि आपका महल मजबूत और ऐसा बने जिसमें रहकर आप बस खुशी फील करें। दोस्तों, आप ये जानकर बिल्कुल सरप्राइज्ड होंगे कि ऑथर ने ब्लॉग लिखने की शुरुआत कैसे की थी। डेविड कहते हैं कि एक लंबे समय तक सोच विचार करने में वक्त बर्बाद करने के बाद उन्होंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन इसे आदत बनाने के लिए उन्होंने खुद पर बहुत मेहनत की। खुद को अपने छोटे छोटे माइलस्टोन पूरे करने पर रिवॉर्ड्स भी दिए। वो रोज सुबह जल्दी उठ जाते और फिर अपनी घड़ी में 10 मिनट का टाइमर सेट करके खुद को पूरे 10 मिनट लिखने के लिए रेडी करते और लगातार 10 मिनट जो भी मन में विचार आते उसे कागज पर उतार लेते। वो कहते हैं कि उन 10 मिनट में उन्हें अगर प्यास लगती या कुछ खाने का मन करता या आलस आती तो भी वो अपना ये काम नहीं छोड़ते और 10 मिनट पूरी तरह से लिख लेने के बाद ही वो अपना ध्यान किसी और काम में लगाते। शुरुआत में उनको ऐसा करते हुए बहुत डिफिकल्टी आई, लेकिन वो रुके नहीं और एक समय के बाद ऐसा करना उनकी आदत में शामिल हो गया। मजेदार बात तो यह है कि शुरुआत में उस 10 मिनट में उन्हें कई बार खाने की इच्छा होती, कई बार प्यास भी लगती, लेकिन वो 10 मिनट बीत जाने पर फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। डेविड बताते हैं कि ऐसा हर किसी के साथ होना आम बात है, क्योंकि हमारे मन को शुरुआत में किसी भी काम के लिए कॉन्सेंट्रेट करवाना लोहे के चने चबाने जैसा काम है। पर एक बार अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो दूसरी बार हमारे सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। डेविड ने फिर उन 10 मिनट वाली आदत को आधे घंटे में बदला, फिर आधे घंटे से 1 घंटे में और फिर 1 घंटे से 2 घंटे में। इस तरह उन्होंने अपने समय को बेहतर तरीके से यूज कर और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की अपनी आदत बना ली। दोस्तों, इसी तरह हम भी शुरुआत कर बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी से फिनिश लाइन तक ले जा सकते हैं। इसे कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। कैलेंडर तो हम सभी के घर में होता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड गोल बनाकर हम एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। आप कैलेंडर में काम को शुरुआत करने की तारीख को मार्क कर फिर उसे पूरा करने के लिए उसे छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटकर अलग अलग तरह तारीखों को मार्क कर सकते हैं। यहाँ हमें केवल इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिन जिन तारीखों को हमने मार्क किया है, हमारा काम उन तारीखों तक पूरा हो जाना चाहिए। गोल बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसे अचीव करना ही मुश्किल है। कैलेंडर पर तारीखें मार्क कर उन तारीखों को याद रखकर लगातार काम करते रहने से ऐसा करना हमारी आदत में शामिल हो जाता है। और फिर ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक अच्छी आदत किस तरह किसी की जिंदगी बदल कर रख देती है। किसी भी काम को करने की आदत डेवलप करने में हमें 21 दिनों का समय लगता है। अगर हम अपनी नई शुरुआत के ये 21 दिन सही तरीके से संभाल लेते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव के साथ चमत्कार होना 21वें दिन से ही शुरू हो जाता है। अगर आपको अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको विश्वास करने के लिए खुद को 21 दिन का समय देने की जरूरत है। यकीन मानिए दोस्तों, शुरुआत के वो 21 दिन मुश्किल भरे जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद आप अपनी जिंदगी में जो बदलाव देखेंगे उसके लिए आप डेविड की द हाउ टू स्टार्ट बुक समरी को हमेशा याद करेंगे। आगे बढ़ते हुए डेविड हमें कहते हैं कि किसी भी क्रिएटिव काम को करते हुए हम अपने आप को अपने मोबाइल से दूर रख सकें तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आज के समय में मोबाइल ही हर किसी की लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फैक्टर है। इसके साथ ही डेविड एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम चाहे कितने भी ईमानदार क्यों ना हों और भले ही हम किसी और के साथ कोई चीटिंग ना करते हों, लेकिन हम खुद अपने आप से चीटिंग जरूर करते हैं। यह फैक्टर दुनिया के ज्यादातर इंसानों में मौजूद होता है। जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं वो भी अपनी लाइफ में
अपने स्ट्रगल और शुरुआत करने के वक्त इस चीटिंग का शिकार एक बार तो जरूर होते हैं। चलिए जानते हैं डेविड की कही ये बात कितनी सच है और क्या वाकई हम अपने आप से चीटिंग करते हैं। डेविड कहते हैं कि जिंदगी में सपने हर कोई देखता है और बिना सपने देखे बिना जिंदगी हसीन नहीं लगती। सपनों के बिना तो जिंदगी पूरी भी नहीं होती। तो एक तरह से जिंदगी और सपनों का आपस में एक दूसरे से बहुत ही गहरा रिश्ता है। जब हम अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर लेते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। वैसे ऐसे सोचना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल के कंपटीशन के दौर में ऐसा सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार हम एक्साइटेड होकर ऐसे सपने देख डालते हैं जो हमारी करंट स्किल से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और बड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन सपनों को या गोल्स को पूरा कर पाना हमारे बस की बात नहीं होती। हम कोशिश करने पर सब कुछ कर सकते हैं, पर यहाँ हमारा ईगो काम कर जाता है और हम खुद को इस बात के लिए कन्विंस कर लेते हैं कि ये हमसे ना हो पाएगा या फिर इस काम को करने के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है। बस कुछ इसी तरह हम खुद के साथ चीटिंग कर जाते हैं और इस बात का खुद हमें ही पता नहीं चलता है। दोस्तों, शायद इस तरह का अनुभव तो आपका खुद का भी रहा ही होगा। रूटीन लाइफ से हटकर कुछ भी अलग करने की सोचने पर हमारे मन में दो अलग अलग तरह के विचार एक साथ चलने लगते हैं और हम ना कहने वाले विचार को अपना लेते हैं क्योंकि हमारा ईगो हमें ऐसा करने के लिए हम पर दबाव डालता है। कुछ अलग करने की सोच को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारी लड़ाई हमारे ईगो और हमारे खुद के मन के साथ होती रहती है। हमारे ईगो हमें उस काम को कल पर टालने को इतनी बार कहता है कि हम उसे कल पर टालने का मन बना ही लेते हैं। ऐसा करने से हम फिर कभी नई शुरुआत कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है और इसीलिए ऑथर हमें अपने गोल्स को कैलेंडर पर तारीख देने की सलाह देते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी में किसी बड़े काम को करने में बार बार असफल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो पहली बार में ही उस काम के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरा कर लेना चाहते हैं। ऐसा कर कोई भी कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अपना पेट भरने के लिए हम जो रोटी खाते हैं उसे भी हमें पूरी खाने के लिए पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर खाना पड़ता है। तो हमारा किसी भी काम को पहली ही बार में या वन गो में पूरा कर लेने की बात खुद हमारे साथ चीटिंग करने जैसी ही बात होती है। डेविड कहते हैं कि काम की शुरुआत हमें जरूर करनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम उसे बड़ी जल्दी पूरा कर देंगे। किसी भी काम को करने के लिए उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर देने से वो काम बहुत मुश्किल नहीं जान पड़ता है और उस काम के हर एक माइलस्टोन को पूरा करने से हमें मोटिवेशन फैक्टर ब्याज में मिलता है। ऑथर बताते हैं कि जब उन्होंने अपने राइटिंग करियर की शुरुआत की थी तो इसी वजह से उन्होंने पहले केवल 10 मिनट ही राइटिंग के लिए रखे थे क्योंकि वो जानते थे कि 10 मिनट के समय को पूरा करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर वो पहले दिन से ही राइटिंग के लिए अपने कैलेंडर में 4 घंटे ब्लॉक कर देते तो उन 4 घंटों में उन्हें कई बार चाय पीने के बहाने या अपना मोबाइल चेक करने या किसी और बहाने के कारण बार बार डिस्ट्रैक्ट होना पड़ता और वो राइटिंग को लेकर फिक्स किया हुआ अपना गोल पूरा कर ही नहीं पाते। दोस्तों, किसी भी काम में थोड़ी बहुत सफलता मिल जाने पर हम खुद ही अपने अंदर से मोटिवेट होकर उसे बार बार करने लगते हैं और फिर वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। खुद को शॉर्ट टर्म डेडलाइन से बांध लेने से हम उस समय का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को लगातार लंबे समय तक कर पाना डिफिकल्ट होता है। लगातार 8 घंटे सोने के बाद हमारी नींद अपने आप खुल ही जाती है क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक सो भी नहीं सकते। इंसान का शरीर और मन दोनों ही कुछ इसी तरह से बने हुए हैं कि वो कोई भी काम लगातार लंबे समय तक करते रहने से बहुत जल्दी थक जाता है या बोर हो जाता है। किसी भी काम को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए काम के बीच बीच में ब्रेक लेते रहना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी काम के दिन में 8 घंटे देने के लिए हम 20-20 मिनट के टाइमर में उस काम को डिवाइड कर सकते हैं। एक बार 20 मिनट का समय पूरा होने पर फिर से अगले 20 मिनट का गोल बनाइए। बीच में हम अपने लिए टी या लंच ब्रेक के लिए अलग से समय निकाल सकते हैं। ऐसा करने से वो 8 घंटे काम करते हुए कब बीत जाएंगे इसका हमें पता ही नहीं चलेगा और उस दिन का वो काम पूरा भी हो जाएगा। ऑथर इस टेक्निक को मोटिवेशनल जूडो कहते हैं। ऑथर इस बारे में और ज्यादा बताते हुए कहते हैं कि किसी भी काम को टाइमर में डिवाइड करने की एक और टेक्निक होती है जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक में किसी भी काम को 25 मिनट के टाइमर में रखा जाता है जिसमें 5 मिनट ब्रेक के होते हैं। मतलब हर 25 मिनट के सेशन में 5 मिनट का ब्रेक और 20 मिनट का काम।
डेविड का ऐसा मानना है कि पोमोडोरो टेक्निक ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ज्यादा असरदायक नहीं होती है, क्योंकि हर 20 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेते रहने से हमारे ईगो को काम को टालने के बारे में सोच डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त मिल जाता है, और ऐसे में हमारे डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस 100% होते हैं। वैसे ये हर किसी इंसान पर निर्भर करता है कि उसके लिए कौन सी टेक्निक काम करेगी। इसीलिए शुरू में दोनों टेक्निक्स पर एक्सपेरिमेंट कर लेना कोई बुरी सलाह नहीं है। दोनों ही टेक्निक्स में टाइमर की ड्यूरेशन आप अपनी जरूरत और कंफर्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। डेविड का कहना है कि काम की शुरुआत में हमें इन टेक्निक्स का सहारा लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन लगातार एक लंबे समय तक इसे करते रहने से यह हमारे ब्लड में कल्टीवेट हो जाती है, और फिर हम जो भी काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली इसी तरह होता जाता है। हमें फिर कोई ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले अगर हम उसके सक्सेस होने या ना होने के बारे में सोचने लगते हैं तो वो काम हम कभी शुरू कर ही नहीं सकते। किसी भी काम के सक्सेस या अनसक्सेसफुल होने के लिए उसका एक बार शुरू होना बहुत जरूरी है। जब कोई भी फिल्म मेकर फिल्म बनाने की शुरुआत करता है तो उसका इरादा कोई हिट फिल्म बनाने का ही होता है, और वो अपने काम में एफर्ट्स भी कुछ इसी तरह के डालता है। पर फिल्म के हिट होने या ना होने के पीछे उसे देख रही ऑडियंस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब शुरुआत करना और अच्छा काम करना फिल्म मेकर और उसकी टीम के हाथ में है, पर वो फिल्म हिट होगी या फ्लॉप जाएगी इस बात का डिसीजन काफी हद तक ऑडियंस पर ही डिपेंड होता है। इसी तरह कोई भी राइटर किसी किताब को लिखने से पहले उसके बेस्ट सेलर होने की एक्सपेक्टेशन रखे तो वो उस किताब को लिखने की शुरुआत कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे अपने काम की शुरुआत करने से पहले सफल या असफल होने की चिंता सताती रहेगी, और उसका ईगो उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर शुरुआत करने ही नहीं देगा। यहाँ डेविड के कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी भी काम के फ्यूचर के बारे में कोई भी चिंता किए बिना उसे एक बार शुरू कर देना चाहिए। अगर हम उस काम को अपने पूरे दिल से करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट हासिल करने से हमें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सही शुरुआत करने के लिए सही समय की नहीं बल्कि दिल की जरूरत होती है। शुरुआत करना मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा बदलना और अपने अनुभव और क्यूरियोसिटी से आगे बढ़ते रहना है। जो लोग ऐसा करने में अगर एक बार भी सफल हो जाते हैं तो वो फिर दूसरा कदम भी उठा ही लेते हैं। इंपॉर्टेंस सिर्फ पहले कदम को जमीन से ऊपर उठाने की है। ऑथर बताते हैं कि शुरुआत करने और अपने ईगो के ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ने के लिए हमें मोटिवेशन नाम के फ्यूल की जरूरत होगी। इसके साथ ही हम अगर अपनी क्यूरियोसिटी को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो हमारे उस काम की क्वालिटी सबसे ज्यादा बेहतर होगी। आपको अगर इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार शुरुआत कर इस बुक समरी में बताई गई बातों के आधार पर चलना शुरू तो कीजिए। आपको विश्वास भी हो जाएगा और रिजल्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि डेविड का यह दावा है कि दिल से की गई शुरुआत का अंत कभी नहीं होता है। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर हम कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो उस काम को करते वक्त हमारे अंदर वो फीलिंग्स और वो इमोशंस का होना बहुत जरूरी है जो हम अपने उस काम या प्रोडक्ट के एंड यूजर से एक्सपेक्ट करते हैं। इस दुनिया में हर किसी के इमोशंस और फीलिंग्स टेलीपैथी के जरिए ही एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल होना जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि हमें खुद अपनी सफलता को क्राफ्ट करना सीखना होगा। जब हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं तो हमें मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। इसीलिए हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने काम को इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं तो हमारे अंदर का बेस्ट ऑटोमेटिकली बाहर आने लगता है। इसके लिए हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है और हमें अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। ऑथर की कही इस बात पर मुझे एक कहानी याद आ रही है, आइए उसे सुनते हैं। एक 25 साल का लड़का था। MBA कर लेने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने कई जगह नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू दिए, कई जगह रेफरेंस का यूज किया, लेकिन इसके बावजूद हर किसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके इस रिजेक्शन का यह मतलब नहीं था कि उसमें काम करने की कोई एबिलिटी नहीं थी या उसे अपनी फील्ड का कोई नॉलेज नहीं था। वो हर तरह से कैपेबल था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर कोशिश करने के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। वो अपनी इस असफलता से इतना ज्यादा निराश हो गया कि उसने हार मान ली। वो ये समझने लगा कि वो किसी काम का नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिससे कोई उसे नौकरी पर रख ले। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसके पिता उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए।
साइकेट्रिस्ट ने उससे बातें की और ये जाना कि लगातार मिलने वाले रिजेक्शन की वजह से उस लड़के का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो गया था। वो लड़का अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंस भूल चुका था। साइकेट्रिस्ट ने उसका इलाज शुरू किया। उसने उस लड़के को एक पत्थर दिया। वो पत्थर दिखने में साधारण पत्थर की तरह था। वो लड़का उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखने लगा और उसने पूछा, ये क्या है? साइकेट्रिस्ट ने उससे कहा कि ये जादुई पत्थर है, इसकी मदद से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। लड़का इस जवाब पर हंस दिया और बोला, मैं इस तरह के टोटकों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं। तब साइकेट्रिस्ट ने उसे जवाब दिया कि ये कोई टोटका नहीं है, तुम्हें इस पत्थर की कीमत कम से कम 4-5 लोगों के पास जाकर मालूम करनी है। कैसे करनी है वो तुम्हें खुद पता करना होगा। उस लड़के ने एक बार फिर से उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की भला क्या कीमत हो सकती है? उस लड़के से काफी बहस करने के बाद आखिरकार उस साइकेट्रिस्ट ने उसे उस पत्थर की कीमत पता करने के लिए मना ही लिया। वो लड़का उस पत्थर को लेकर बाजार गया। सबसे पहले वो एक गिफ्ट शॉप पर गया तो गिफ्ट शॉप वाले ने उस लड़के की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाकर उसे वहां से भगा दिया। वो लड़का एक बार फिर से निराश हुआ, लेकिन वो एक ट्राई और करना चाहता था। बाजार में चलते हुए उसे एक रद्दी सामान खरीदने वाला नजर आया। वो उसके पास गया और उसने उसे वो पत्थर दिखाया तो वो रद्दी वाला 5 रुपए में वो पत्थर खरीदने को तैयार हो गया। साइकेट्रिस्ट ने उस लड़के को वो पत्थर किसी को भी बेचने से मना किया था। उसे केवल उसकी सही कीमत पता करनी थी। उस लड़के ने वो पत्थर उस रद्दी वाले को नहीं बेचा और आगे बढ़ गया। अपनी एक शुरुआत में छोटी सी सफलता पाकर उसका हौसला बढ़ गया और वो लड़का एक ज्वेलरी शॉप पर गया। ज्वेलर ने वो पत्थर बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, मैं तुम्हें इसके 5,000 रुपए दे सकता हूं। उस लड़के को उस ज्वेलर की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा, कहीं ये पागल तो नहीं है, एक पत्थर की ये 5,000 रुपए देने को तैयार है। लड़के ने वो पत्थर वहां भी नहीं बेचा और वहां से और बड़े ज्वेलर के पास गया। उस ज्वेलर ने जब उस पत्थर को देखा और परखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो बोला, चोरी की है क्या? ये तो बेशकीमत हीरा है जिसकी कीमत 1 करोड़ से कम नहीं है। उस लड़के को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने हाथ में 1 करोड़ रुपए का पत्थर लेकर घूम रहा है। वो लड़का उस पत्थर को लेकर वापस साइकेट्रिस्ट के पास गया और बोला, हर कोई इसकी अलग अलग कीमत लगा रहा है। रद्दी बेचने वाला इसके 5 रुपए देने को तैयार हो गया था। एक ज्वेलर इसे 5,000 में खरीदना चाहता था तो एक ने इसकी कीमत करोड़ रुपए बताई। तब उस लड़के को साइकेट्रिस्ट ने समझाया, ये बेशकीमत हीरा है और इसकी कीमत सही हाथों में जाने पर ही पता चलती है। कुछ लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। और कोशिश करो, एक नई शुरुआत करो और सही जगह की तलाश करो। तुम एक न एक दिन कामयाब जरूर होगे। उस लड़के को अपनी वैल्यू समझ में आ गई और उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट आया। इसके बाद उस लड़के को नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन हमसे बहुत कुछ कह जाती है। हम में से कई लोग बार बार असफल होने पर अपनी सेल्फ वर्थ वैल्यू को भूल जाते हैं और हार मान लेते हैं। उम्मीद है जब कभी भी आपको मुश्किलें घेर लें तो आप इस कहानी को याद रखकर अपनी सेल्फ वर्थ वैल्यू को कभी नहीं भूलेंगे और फिर से नई शुरुआत करने के लिए कदम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ऑथर यहां फिर से कहते हैं कि सही शुरुआत करने के लिए समय की कमी होना एक बहाने के सिवाय कुछ नहीं होता। हम अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, पूरे दिन में इतना सा वक्त तो आसानी से निकाल सकते हैं कि हम अपने पसंद के काम को करने के लिए वक्त निकाल सकें। शुरुआत में टाइम का इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा और अपने एक्सपेक्टेशंस सेट करने होंगे। आज इन्वेस्ट किया हुआ थोड़ा सा टाइम कल हमारा फ्यूचर होगा। दोस्तों, अब तक अगर आपने शुरुआत करने का विचार कर लिया है तो देर मत कीजिए और न ही परफेक्शन की कोई चिंता कीजिए। शुरुआत में ही अगर परफेक्शन के बारे में सोचने बैठ गए तो समझ लीजिए कि आप बीच में ही स्टक हो जाएंगे। परफेक्शन केवल प्रैक्टिस से ही आता है और प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत का होना जरूरी है। ऑथर की कही दिल को छू जाने वाली 2-4 बातें। ऑथर सही शुरुआत और दिल से शुरुआत करने के लिए कहते हैं कि किसी के पास भी समय की कमी नहीं है। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है तो उसकी शुरुआत अभी से करनी होगी। नई शुरुआत करने से अगर डर लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, उस डर के साथ एक बार शुरुआत तो कर दीजिए। आपका वो डर अपने आप दूर हो जाएगा। कुछ सोचने से ही कुछ करने का मन बनता है और कुछ करने से ही शुरुआत होती है। अच्छा सोचिए और सोचकर उसे अपनी लाइफ में इसी वक्त इम्प्लीमेंट भी कीजिए। अपने मन में बस खुद को लेकर इतना विश्वास बनाइए और हमेशा बस यही सोचिए कि आप कर सकते हैं और आपके अलावा वो काम और कोई कर ही नहीं सकता।
क्योंकि जब आपको खुद पर भरोसा होगा तो हर चीज, हर मंजिल, हर सपना आपके लिए मुश्किल से आसान हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।